बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। अगर तो हुकूमत अपनी आफियत चाहती है, हुकूमत चाहती है कि गिनती की बची हुई सांसों को वो सुकून से ले सके, तो उनको एक काम करना पड़ेगा। वो काम इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं हुकूमत की बात इसलिए कर रही हूँ, अदालतों की बात इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि हमें पता है कि अदालतों के ज़रिए जो फैसले आ रहे हैं वो मन मर्जी के फैसले हैं। अगर इंसाफ पर मबनी फैसले आ रहे होते तो अब से कुछ देर पहले, क्या बहुत अरसा पहले तक, इमरान खान साहब या वो तमाम सियासी कैदी, वो तमाम पीटीआई की लीडरशिप, वो तमाम लोग इस वक्त जेलों से बाहर होते जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं और बुरे हालात के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की रिहाई हुकूमत के लिए जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी करेगी। हुकूमत ये बात जानती है, इसीलिए इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी नहीं बनाने दिया जा रहा। मामला यह है कि 14 दिसंबर की बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब की तरफ से कॉल आ गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान साहब के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया गया है कि 14 दिसंबर से आप लोगों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है। मगर इस तहरीक को शुरू करने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि क्या हुकूमत या स्टेक होल्डर्स मिल के इमरान खान साहब के उन दो जायज़ मुतालबात को पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं है। ऐसा लगता है कि हुकूमत को इन मुतालिबात के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सिविल नाफरमानी की तहरीक के अंदर सिर्फ मुल्क के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तानी शामिल नहीं होगा। ओवरसीज़ के लिए ख़ास तौर पे अपील है इमरान खान साहब की तरफ से कि आप लोगों ने बाइकॉट करना है। वो जो तमाम रेमिटेंसेज आप पाकिस्तान के लिए भेजते हैं उनको आपने महदूद कर देना है। जब ओवरसीज़ इकट्ठे हो जाते और हमें पता है कि इमरान खान साहब की जो कॉल थी 24 नवंबर की दुनिया भर के एहतजाज के हवाले से, उसके अंदर ओवरसीज़ ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। बेहतरीन किरदार इमरान खान साहब के लिए उन्होंने अदा किया है। और ओवरसीज़ की जो रेमिटेंसेज हैं, हुकूमत इसको तस्लीम करे या ना करे, मगर ओवरसीज़ एक बुनियादी तौर पे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और रेमिटेंसेज के हवाले से। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो अपने दो मुतालबात के ऊपर 5 रुकनी कमेटी बनाई है, उसमें सारे वो लोग हैं जो ये बार बार कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार है। कोई एक बंदा ऐसा आपको अंदर कमेटी में नजर नहीं आएगा जिसने कभी ये स्टेटमेंट दिया कि जाओ जी हम हुकूमत से बात नहीं करते, हम अवाम के दरमियान चले जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि जी 9 मई और जो 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके ऊपर एक तो जुडिशल कमीशन लाजमी बनाया जाए, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जितने भी सियासी कैदी नाहक इस वक्त कैद के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए। अब जो 5 रुकनी टीम है इमरान खान साहब की, वो सारे मोतबर लोग हैं। इसमें साहिबजादा हामिद रजा साहब शामिल हैं, इसमें सलमान अकरम राजा शामिल हैं, इसमें असद कैसर शामिल हैं, इसमें उमर अयूब साहब को शामिल किया गया है और CM-KP के अली अमीन गंडापुर साहब का नाम इसके अंदर दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ये कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लब्बैक है। वो तमाम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मगर अब देखना यह है कि स्टेक होल्डर्स तैयार होते हैं या नहीं होते। बड़े लोगों के ज़हन में आता है कि जी स्टेक होल्डर से क्या मुराद है, हुकूमत ही होगी। मगर इमरान खान साहब का जब ये लफ्ज़ वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स, तो असल में वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास असल में ताकत है, जिनके पास ये इख्तियार है, हुकूमत चाहे ना करे चाहे हाँ करे, मगर जहाँ से इस चीज़ के ऊपर हाँ या ना होगी, असल में वही मोतबर लोग हैं और वही स्टेक होल्डर्स हैं। ओवरसीज़ अगर इमरान खान साहब के कॉल के ऊपर लब्बैक उन्होंने तब कहा था, और अगर अब ये मुतालिबात ना मानेंगे और सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो गई, तो मुल्क के अंदर जो नुकसान होगा वो तो होगा, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो तो कबाड़ा निकाल देंगे मईशत का। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देने देते ये गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बड़ी अक्सरियत इमरान खान साहब की या पीटीआई के वर्कर्स की या पीटीआई के लोगों की है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये बात भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि ये जो स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं या दीगर मामलात के ऊपर हम बात करते हैं या ज़र मुबादला की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा जो अपना रोल है वो अदा करता है। हुकूमत को अब इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा, और असल में ये मुशावरत जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर ये मुशावरत होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वो तमाम लोग, अब जैसे फ़ौजी मसनूआत की बाइकॉट की कंपेन चल रही है मुल्क में, आप देखेंगे जा बजा लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस किस्म की ग्राफिक्स के साथ वीडियोज़ को रिलीज़ किया जा रहा है जिसमें अपने लोगों के खिलाफ अपने लोग खड़े हो गए हैं। जब तक ये मामलात अफामो तफहीम से हल ना हुए तो इसमें हर एक का नुकसान होगा। पीटीआई ने तो जो गंवाना था सो उन्होंने गंवा दिया है, खान साहब ने जो गंवाना था सो उन्होंने गंवा दिया है। वो तो जेल में बैठे हैं, वो मजीद भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं। असल जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उन लोगों को है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अवाम खड़ी हो जाती है
तो फिर कोई भी ताकत सामने हो तो वो ज़ेर हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अवाम को आप अपने ताकत के बलबूते पे रोक सकते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या उस ताकत के इस्तेमाल के बाद अवाम रुक जाएगी? ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल हमने देखा 9 मई के अंदर और 26 नवंबर की रात देखा। क्या उसके बाद लोग इमरान खान के लिए 9 मई के बाद नहीं निकले? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जब कॉल दी लोग निकले। 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोगों ने लब्बैक कहना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। जिस घर का एक फर्द गया उसने अपने 10 लाकर खड़े कर दिए। डी चौक के ऊपर जो कुछ हुआ, 10 बंदे अगर गए हैं तो 50 और आके खड़े हो गए हैं। जख्मी भी ये बात कर रहे हैं कि हम अब भी जाने के लिए तैयार हैं, खान साहब की कॉल के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। जब अवाम के अंदर इस हद तक आपके लिए नफरत पैदा हो जाए या अवाम के अंदर अपने महबूब लीडर का जज्बा इस हद तक पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि सोच विचार के साथ टेबल टॉक करके मुशावरत के साथ मामलात को हल किया जाता है। अब इमरान खान साहब की रिहाई क्यों नहीं होने दे रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गारंटियां इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं कि जनाब आली जब आप बाहर जाएंगे या तो आप चुप रहे, पार्टी के मामला से अलग रहे, मगर इमरान खान साहब इस चीज के लिए तैयार नजर नहीं आते। उनको सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जेल में अगर बैठ के ये बात की है कि मैं जेल से निकलूंगा तो मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, मैं मामलात को आगे लेकर जाऊंगा, मैंडेट की वापसी भी होगी, नया इलेक्शन भी होगा और पब्लिक की जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाएगा। वोट का जो एहतराम है वो इमरान खान साहब कहते हैं हर सूरत होगा। अब इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में इस हुकूमत को या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर घरों को जाना पड़ेगा या फिर इनको भागना पड़ेगा, और उसके लिए मौजूदा लीडरशिप में ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स तैयार नहीं है। इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को अंदर रखे। अब सबसे बड़ा जो नुकसान इस हुकूमत को है वो ये है कि अपने लोग इनके मुखालिफ आके खड़े हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि गिरती हुई दीवार को और धक्का दो। उनका मुतालिबा जायज़ है या नाजायज़ है वो अपनी जगह पर है, वो उनका मुतालिबा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी या उनकी पार्टी भी ये बात जानती है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन के अंदर है और जो मुतालिबा हम इस वक्त गवर्नमेंट के सामने रखेंगे उसको पूरा करना इनकी मजबूरी है। वो गिरती हुई दीवार को या गिरती हुई शहबाज हुकूमत को एक और धक्का देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब 2019 में एक एग्रीमेंट दीनी मदारस का हुआ है, उसके ऊपर 18,500 के करीब मदारस रजिस्टर हो गए। तो क्या ऐसी वजह है कि गिनती के चंद हजार मदारस के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब उस एग्रीमेंट से पीछे हट रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये तालीम के अंडर नहीं आने चाहिए, मदारस का मामला जो है वो सनत और तिजारत के अंडर आना चाहिए। मौलाना साहब को भी पता है कि उनका मुतालिबा कितना जायज़ है या कितना नाजायज़ है, वो ये बात और उनकी पार्टी अच्छी तरह से जानती है, मगर वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत इतनी कमज़ोर पोजीशन के अंदर है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनकी नहीं बन रही, किसी और सियासी जमात के साथ इनकी नहीं बन रही, MQM इनके ऊपर एतमाद और यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मौलाना साहब को पता है कि इस वक्त वो टेबल के ऊपर जो भी शर्त रखेंगे शहबाज हुकूमत को वो पूरी करनी पड़ेगी। ना पूरी करने की सूरत में उनके पास इस्लामाबाद का जो एहतजाज है वो उसका रास्ता मौजूद है और इस्लामाबाद की धमकी वो ऑलरेडी हुकूमत को लगा चुके हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 दिसंबर की आज तारीख है और आज की ही डेडलाइन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस गवर्नमेंट को दी है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे या ना करे, मौलाना साहब चाहते हैं कि उनको यकीन दहानी इस बात की रिटन फॉर्म में होनी चाहिए कि जो वो मुतालिबा कर रहे हैं उस मुतालिबे को पूरा किया जाए। हुकूमत जो है अब एक ऐसी नाव के अंदर मौजूद है, ऐसी कश्ती के ऊपर सवार हमें हुकूमत नजर आती है जिसकी कश्ती में जगह जगह छेद हैं और इन छेदों को अगर बंद ना किया गया तो शहबाज हुकूमत डूब जाएगी और डूबने की वजह भी शहबाज हुकूमत बड़ी अच्छी तरह से जानती है। अब पब्लिक को जो सबसे ज़्यादा तक़वियत मिली है वो आज़ाद कश्मीर के मामलात से भी मिली है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो आप देखें जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कर छोड़ा, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया। हालांकि आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट उस सदारती ऑर्डिनेंस को मनसूख कर चुकी थी, मगर हुकूमत जो है वो ढीठपन का मुजाहरा कर रही थी। अब हुकूमत उसी सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर खड़ी थी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने अवामी ताकत का मुजाहरा करते हुए ये हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और सदारती ऑर्डिनेंस जब तक हुकूमत ने वापस नहीं लिया तो वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। आज सुबह ये खबर हमारे सामने आ गई कि सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को मान लिए। आज़ाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा खतरा हमें महसूस होता है वो ये है कि दुश्मन किसी भी नाजुक सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन जो चीज़ हम आज़ाद कश्मीर के लिए सोचते हैं उस चीज़ को हम पाकिस्तान के अंदर के मामलात के लिए क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर गैर यकीनी होगी, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, आर्मी और अवाम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सियासी चंद बोने हैं वो अपने मकासद के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में दुश्मन हमेशा फायदा उठाता है।
جو چیز ہم آزاد کشمیر کے لیے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کو ہم پاکستان کے اندرونی معاملات کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا اقتدار خطرے میں ہے، اس سے ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، اس سے عوام زور پکڑ جائے گی۔ یہ کوئی دباؤ کے تحت نہیں ہو رہا، عوام کا ایک جائز مطالبہ ہے اور اس کو پورا کرنا اس حکومت کے اوپر جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، مگر حکومت خوف کا شکار ہے۔ حکومت جو ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہے۔ حکومت جتنے مرضی دعوے کر لے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، مگر فوج کبھی بھی عوام کی دشمنی کو، عوام کی نفرت کو برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ عوام فوج سے ہے، فوج عوام سے ہے۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی بونے ہیں، یہ تو اپنے حصے کی جنگ لڑتے ہیں اور اس کو پورا ہونے کے بعد وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ آج عمران خان کے لیے اس حد تک مہم چل رہی ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد عمران خان ایک ایسا لیڈر پیدا ہوا ہے جس نے اپنی زندگی کی ساری جائیداد، سارے اثاثے، جو کچھ ان کی زندگی کا اثاثہ ہے، عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے رکھ دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وصیت میں پاکستان کے لیے وہ تمام جائیدادیں، ایک ایک سوئی تک، ایک ایک چیز تک اس ریاست پاکستان کے لیے دے دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے ہوں گی۔ عمران خان کی وصیت کو لوگ اب شیئر کرنا شروع ہو گئے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر پاکستان کا ہے قائد اعظم کے بعد جس نے یہ طے کیا ہے کہ اس کی زندگی کا جو بھی اثاثہ ہے، ان کا گھر ہو، زمین ہے، کپڑے، جوتے، کچھ بھی عمران خان صاحب کا ہے، وہ ان کی فیملی کو نہیں ملے گا، وہ ان کے بچوں کو نہیں ملے گا، وہ ان کی بہنوں کو یا ان کے خاندان کو نہیں ملے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی جو ہے وہ پاکستان اور شوکت خانم کے نام کر دی ہے۔ آج لوگ جو مخالفین عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں موروثی سیاست کا، ایک شخص جو اپنا بلہ تک جو ہے وہ شوکت خانم یا ریاست پاکستان کے لیے رکھ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کو اپنے اہل خانہ کے سپرد کر کے چلا جائے گا؟ تو عمران خان نہ تو موروثی سیاست کا قائل تھا نہ ہے۔ لوگ تب تک عمران خان کے اوپر یقین کریں گے جب تک عمران خان انہیں خود غلط ثابت نہیں کر دیتا۔ تو اس لیے عمران خان کو رہا کرنا ضروری ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ معاملات عدالتوں کے یا انصاف کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ کہاں سے اور کس کے کہنے پر آ رہے ہیں۔ جب تک حکومت کو ہوش آئے گا تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت دل برداشتہ ہے، غصے میں ہے، اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اور ایک شخص جو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو لاغر محسوس کرتا ہے، پھر وہ اپنی بچی ہوئی طاقت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ آج بھی عمران خان کی کال پہ لوگ 14 دسمبر کو لبیک کہہ دیں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک سے بچنے کے لیے فوری طور پہ معاملات کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ ایسا ہوگا کہ بہت دیر ہو جائے گی اور چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔